हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसटी कोचिंग। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय में, जिसके अंतर्गत एक अध्याय है बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है, तो बैंकिंग एवं कराधान के अंतर्गत आज मैं आप लोग को बैंकिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, बैंकिंग के बेसिक चीजों का अध्ययन करेंगे, बेसिक फार्मूला को देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि मैं आप लोग को पूरा डिटेल्स में स्टार्ट से लेकर एंड तक बताऊंगा, तो प्लीज आप थोड़ा कंप्रोमाइज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप ये वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखिए। मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि अगर आप इसको, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें से 100 का 100 क्वेश्चन आपसे क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं बेसिक से लेकर आपको पूरा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस सब के बारे में मैं क्या करूंगा, आज आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग एवं कराधान। तो पहले हम देखते हैं कि बैंकिंग क्या चीज है और कराधान क्या चीज है। देखो, बैंकिंग के अंतर्गत वहां बैंक के कार्य आता है, जितने भी बैंक के कार्य हैं, ठीक है, वे समझ, जैसे पैसे लेना देना लेन देन करना, ये सब कार्य किसके अंतर्गत आता है, बैंकिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन कराधान, जिसको हम टैक्स, ठीक है, टैक्स के अंतर्गत आता है। टैक्स मतलब एक राशि होती है जिस पर हम, जितने हमारे पास संपत्ति है या जितने हम कमाते हैं, उन सबका हमको क्या करना रहता है, शासन को उसके मतलब उसके बदले हमको टैक्स देना रहता है। ठीक है, शासन क्या करता है, उस टैक्स को फिर पुनः हमको जनता में फिर वितरित करता है। ठीक है, तो बैंकिंग और कराधान में यही अंतर है। बैंकिंग बैंक से रिलेटेड रहता है, लेकिन कराधान क्या है, केंद्रीय सरकार द्वारा जो हम कर देते हैं, लेन देन करते हैं, वह कराधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम बैंकिंग के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। देखो, बैंकिंग के अंतर्गत पहले हम देखेंगे कि बैंक क्या चीज है, बैंक के कार्य देखेंगे, एटीएम देखेंगे, बैंक में खोले जाने वाले खाता के प्रकार को देखेंगे, सावधि जमा खाता क्या होता है, आवर्ती जमा खाता क्या होता है, और आपको थोड़ा सा मैं कराधान से रिलेटेड आयकर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बेसिक फार्मूला बताऊंगा कि कैसे हम आवर्ती जमा खाता में कैसे ब्याज की गणना कर सकते हैं, कैसे दर निकाल सकते हैं, और उसके बाद सावधि खाता में कैसे हम समय निकाल सकते हैं, कैसे दर निकाल सकते हैं, और मिश्र धन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 6 माही दिया रहा है, तिमाही दिया रहा है, वार्षिक दिया रहा है, तब की स्थिति में आप प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको बताते हुए मैं आपको प्रश्न भी सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आप उन प्रश्नों को बड़ी आसानी तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप थोड़ा कंप्रोमाइज करिए, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा और शुरू से एंड तक जरूर आप इसको देखिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम चलते हैं बैंक। देखो, बैंक क्या चीज है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने पास अपना नोटबुक उठा लीजिए और पेन उठा लीजिए, जो मैं बोलते जा रहा हूं परिभाषा, उन सबको आप लिख कर रखिए और उनको याद कीजिए। अगर एग्जाम में आए तो आप जरूर उसको इसी तरह लिखिए, आपको जरूर ही 100 में 100% मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन पर। ठीक है, तो बैंक, तो मैं बैंक को परिभाषा बोल रहा हूं, आप लिखिए, लिखेंगे, बैंक वह संस्था है जो जनता द्वारा जमा की गई जमा राशि पर ब्याज देता है तथा जरूरतमंद व्यापारियों व अन्य व्यक्तियों को ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, ये हो गया। मतलब क्या है, बैंक एक ऐसा संस्था है जो क्या करता है, जनता द्वारा जमा की गई राशि, मतलब हम जो उस पर जो जमा करते हैं उस पर वो हमें क्या करता है, ब्याज देता है। और दूसरा, जनता को दी गई राशि पर क्या करता है, ब्याज, जैसे हम लोन लेते हैं तो उस पर वो क्या करता है, हमसे ब्याज लेता है, लेकिन हम जमा करेंगे उस पर वो क्या करता है, ब्याज देता है। ठीक है, तो ये बैंक होता है। इसके बाद हम देखेंगे बैंक के कार्य। ठीक है, तो बैंक के कार्य में चर्चा करते हैं। तो बैंक के कार्य आप लिखेंगे, पहला, जमाकर्ता से धन प्राप्त करना, मतलब जैसे हम जमा करते हैं, बैंक में हम पैसा जमा किए तो हम क्या हुए, जमा करता, तो हम हमारे द्वारा जो दी गई राशि को क्या करता है, वो लेता है। दूसरा है ऋण देना, अगर हमको क्या है, जिसको हम बोलते हैं लोन लेना, अगर हमको पैसे की आवश्यकता है तो हम बैंक से क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। तीसरा कार्य है यात्रा चेक तथा विदेशी मुद्रा आदि यात्राओं को उपलब्ध कराना, मतलब यात्रा चेक, अगर हम कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो क्या करता है वो, हमें चेक उपलब्ध करा सकता है। भाई हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो उसको पकड़ के ले जाने में क्या है, असुरक्षित अनुभव होता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं भाई, चेक पकड़ के ले जा सकते हैं छोटे से कागज पर और हम वहां से पैसा निकाल सकते हैं। या मान लो हमको विदेश यात्रा घूमने पर जाना है तो भाई
हमारा करेंसी यहाँ रुपया है, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें डॉलर चलता है, और दूसरे दूसरे कंट्री में दूसरे दूसरे पैसे चलते हैं, मतलब दूसरा दूसरा मात्रक रहता है। तो बैंक क्या करता है, हमारे रुपए वाले पैसे को लेकर हम जिस देश में जाएं उसकी करेंसी में क्या कर देता है, उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये बैंक के कार्य हुए। पांचवा कार्य होगा विभिन्न प्रकार के खाता खोलना। आगे हम चर्चा करेंगे कि बैंक में क्या होता है, हम विभिन्न प्रकार के खाता खोल सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के खाता खोलते हैं। ठीक है, ये बैंक के क्या हो गया, 5 कार्य हो गए। अब देखते हैं एटीएम। एटीएम, ठीक है, मुझे लगता है आप एटीएम सबको ही जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए एटीएम की परिभाषा लिखेंगे, फिर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे क्या है। लिखेंगे आप, यह वह मशीन है जिसके द्वारा खाता धारक अपने खाता में जमा राशि को 24 घंटे किसी भी समय निकाल सकता है। ठीक है, आपको पता होगा क्योंकि एटीएम तो सबके पास होगा। ठीक है, क्योंकि सबका भी खाता खुल गया। तो एटीएम क्या चीज है, एटीएम ऐसा कार्ड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एटीएम मशीन की सहायता से अपने खाता में जमा पैसा को हम किसी भी समय 24 घंटा में 24 गुणित 7 कर लो, 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय हम अपने खाता से पैसा निकाल सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा आजकल एटीएम में ऐसी भी सुविधा हो गई कि हम अपने खाते में पैसा भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल खाते में पैसा जमा करना और निकालना दोनों का हम सारा क्या कर सकते हैं, एक एटीएम से एक कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एटीएम। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे बैंक में खोले जाने वाले खाता के प्रकार को देखेंगे कि बैंक कितने प्रकार के खाता खोल सकते हैं। मैं आप लोग को मुख्य 7 प्रकार के खाता के बारे में आज बताऊंगा। ठीक है, पहले आप लिख लेंगे, मैं बोलते जा रहा हूं, फिर आपको मैं समझाते जाऊंगा कि कैसे कैसे किस प्रकार का खाता होता है। पहला है बचत खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है सावधि जमा खाता, चौथा है आपका आवर्ती जमा खाता, पांचवा है वरिष्ठ नागरिक जमा खाता, छठवा है पीपीएफ। ठीक है, और सातवां होता है नो फ्रिल्स अकाउंट। अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या चीज है। देखो, बचत खाता, बचत खाता एक प्रकार की क्या होती है, हम अपने पैसे को बचत करने के लिए क्या होता है, बैंक में खाता खुलवाते हैं, बचत खाता। ठीक है ना, इसमें कुछ कम रूल रहते हैं। लेकिन चालू खाता क्या होता है, चालू खाता एक मतलब बचत खाता के अंतर्गत हम एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, बैंक में इतने दिनों में इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन चालू खाता में क्या कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं, उतना निकाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं रहता चालू खाता में। ठीक है, तो ये अंतर। सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता एक फिक्स डिपॉजिट है, मतलब 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दो, 5 साल 7 साल के लिए ऐसा हम जमा करते हैं। तो उस प्रकार की खाता के लिए जो खाता खुलवाते हैं उसको बोलते हैं सावधि जमा खाता। फिक्स डिपॉजिट मतलब एक फिक्स राशि को फिक्स समय के लिए जमा कर देना क्या कहलाता है, जो जमा करने के लिए जो खाता खुलवाते हैं वह होता है सावधि जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, आवर्ती तो आप समझ सकते हैं नाम से, आवर्ती आवृत्ति है उसकी, मतलब एक फिक्स रहता है कि इतने समय में हम उस बैंक में इतना पैसा जमा करेंगे। तो क्या करता है बैंक, उस पर ब्याज ज्यादा देता है। तो जैसे बोल लिए प्रति माह, मैं प्रति माह भाई 100 रुपये जमा करूंगा, तो हर एक माह हमें क्या करना है, मैं बोल दूंगा 5 साल के लिए करना है, तो 5 साल तक मैं प्रत्येक माह क्या करते जाऊंगा, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये जमा करते जाऊंगा। तो इस प्रकार की जो खाता होती है आवर्ती में, तो उसको हम बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। इस प्रकार खाता को आवर्ती जमा खाता। देखो, वरिष्ठ नागरिक जमा खाता, वरिष्ठ नागरिक मतलब जो स्पेशल लोग रहते हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल खाता होता है, वरिष्ठ लोगों के लिए, उसको बोलते हैं वरिष्ठ नागरिक जमा खाता। पीपीएफ, ठीक है, पीपीएफ क्या होता है, सावधि जमा खाते जैसे होता है। जैसे सावधि जमा में क्या करते हैं, हम एक फिक्स राशि को फिक्स समय के लिए जमा कर देते हैं। लेकिन पीपीएफ में थोड़ा सा अंतर होता है। पीपीएफ में यह होता है कि बैंक आपको ज्यादा तो ब्याज देगा, लेकिन वो आपकी इच्छा है। आप चाहें तो आज तुरंत 1 लाख जमा कर सकते हैं, कल चाहे तो 2 लाख कर सकते हैं, और चाहे तो परसों आप पूरा पूरा निकलवा सकते हैं। ऐसा है, मतलब पीपीए अकाउंट में आपको फिक्स सावधि जमा के खाते जैसा ही रहता है, उसमें भी ज्यादा ब्याज दिया जाता है। लेकिन उसमें यह नहीं है कि आप इतना जमा इतना दिन तक करिए, कि इतना आप पहले जमा करिए। उसमें आपकी इच्छा है, आप जब चाहे जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं, और जब चाहे उतना जितना चाहे उतना आप निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक आपको क्या करेगा, जो ये चालू खाता बचत खाता इससे एक्स्ट्रा ब्याज देता है, इसको हम बोलते हैं पीपीएफ अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं नो फ्रिल्स अकाउंट। ये नो फ्रिल्स अकाउंट क्या होता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री जनधन खुल रहा है, जनधन खाता खुल रहा है, वो किसके अंतर्गत आ रहा है, सब नो फ्रिल्स अकाउंट। नो फ्रिल्स अकाउंट मतलब जीरो बैलेंस पर खुले जाने वाले जो खाता होता है हम उसको बोलते हैं नो फ्रिल्स अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट में हमको एक
जैसे लिमिटेड पैसा रखने की आवश्यकता नहीं है, 1,000 2,000, हम चाहें तो जीरो बैलेंस इस पर रख सकते हैं। जीरो बैलेंस पे ही क्या होता है, ये खाता खुल जाता है। अभी जितने भी प्रधानमंत्री योजना के तहत जितने भी खाता खोले जा रहे हैं सब किसके अंतर्गत है, यही हमारा नो फ्रिल्स अकाउंट है। जीरो बैलेंस पर क्या किया जा रहा है, सबका खाता खोला जा रहा है। उस खाता में हमको एक फिक्स पैसे रखने की हमको जरूरत नहीं है। अगर हम मान लीजिए बचत खाता खुलवाएं, चालू खाता खुलवाएं, तो हम फिक्स रहता है 1,000 जमा रखोगे, 2,000 जमा रखो, अलग अलग बैंक अलग अलग रहता है। अगर हम उससे कम पैसे रखें तो हमारा क्या होता है, चार्जेस कटौती होता है। लेकिन फिर नो फ्रिल्स अकाउंट में कोई चार्जेस नहीं लगता। आप जीरो बैलेंस रहेगा तब भी आपका खाता क्या रहेगा, जीवित रहेगा, चालू रहेगा। ठीक है, तो ये 7 प्रकार का खाता होता है और उस खाता का ऐसे इस मतलब आपको बताया ऐसे ऐसे उनका क्या रहता है, लेन देन रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा सावधि जमा खाता के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे आपको सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाते पर आपको क्या होगा, पूरा प्रश्नावली मिलेगा और उसी प्रश्नावली से हमको क्या करना, प्रश्न सॉल्व करना। ठीक है, तो आवर्ती जमा खाता, तो आप लिखेंगे आवर्ती जमा खाता, यह वह खाता होता है जिसमें नियत धन एक नियत अवधि के लिए जमा की जाती है। इस खाता को ग्राहक को चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। हम क्या करते हैं भाई, कोई भी पैसा जो होता है एक फिक्स समय के लिए जमा कर देते हैं, तो उस पर क्या होता है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज देता है, क्योंकि बैंक उसमें बेनिफिट है, फिक्स हो जाता है हमारा पैसा कि हम 5 साल के लिए देंगे भाई आपको, तो 5 साल के लिए वो रख लेगा। तो उस पर क्या करता है, हमको एक्स्ट्रा ब्याज देता है। कौन सा ब्याज देगा, उस पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है, तो ये सावधि जमा खाता होता है। अब देखेंगे आवर्ती जमा खाता। आवर्ती में आपको पहले ही बता चुका हूं, एक प्रकार की आवृत्ति होती है। आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं, जो आप एग्जाम में लिखने चाहेंगे लिखें। इस खाते में एक नियत राशि को प्रति माह एक निश्चित अवधि तक बैंक में जमा की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक निश्चित धन को निश्चित समय अंतराल के बाद हमको बैंक को देना रहता है। ठीक है, चाहे हम 5 साल लेकर आ रहे हैं तो 5 साल बाद एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित पैसा क्या करेंगे, उस बैंक में 5 साल तक हम जमा करते रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है आवर्ती जमा खाता। अब मैं कर धन के अंतर्गत आने वाले आपको आयकर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आयकर इनकम, ठीक है, आपने सुना होगा हमारी इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स के बारे में आप सब जानते होंगे, जिसको हम कर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आप इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति को अपनी कुल आय पर आयकर नियम के अनुसार, आयकर का एक नियम होता है, आयकर नियम के अनुसार केंद्रीय सरकार को जो कर देना पड़ता है उसे आयकर कहते हैं। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी जितनी आय है, या तो बोले जितनी हमारी संपत्ति है, उस संपत्ति पर हमको क्या करना रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को कर देना रहता है, वही क्या कहलाता है, आयकर कहलाता है। ठीक है, तो वैसे भी हम सिर्फ बैंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। अब चलिए, अब हम देखते हैं इसके बेसिक फार्मूला। हमने तो परिभाषा देख लिया, अब आवर्ती जमा खाता और जो सावधि जमा खाता होता है इसकी बेसिक फार्मूला देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसका प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं बेसिक फार्मूला, जिसमें हम देखेंगे आवर्ती खाता में जमा राशि पर ब्याज निकालने के लिए सूत्र देखते हैं। ठीक है, आवर्ती खाते के लिए हम कैसे ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए होता है आई इक्वल, फार्मूला होता है आई इक्वल पी गुणा आर बटा 100 इंटू 1/12। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1/2। ठीक, ये ऐसा, या इसी को फार्मूला को कभी कभी ऐसा भी लिखता है ना, आप कंफ्यूज मत होना। ये p गुणा आर बटा, इसको वो लिख देता है 100 और इसको लिख देता है n प्लस 1 सॉरी ये गुणा रहेगा, ये गुणा चिन्ह रहेगा बाई 2, ऐसा भी लिखा जाता है। देखो ये 24। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये 12 2 के साथ गुणा कर दिया, आखिर में गुणा बाद में हम करेंगे तो पहले गुणा कर देता है, तो n प्लस 1/24 ऐसा भी लिखता है। फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके देखो, तो यहां पर देखते हैं, जहां क्या है, आई इक्वल हमारा क्या है, इंटरेस्ट, ब्याज है। ठीक है, पी हमारा क्या है, पी हमारा होगा यहाँ पर मासिक जमा धन। ठीक है, मासिक जमा धन है, पी यहाँ पर मासिक जमा धन है, आर है 10%। ठीक है, और एन है महीनों की संख्या, महीनों की संख्या। ठीक है, एन यहाँ पर है महीनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर पी मासिक जमा धन गुणा आर दर है और
जो एन है वो क्या है, महीनों की संख्या। तो इस पर हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आई वैल्यू मतलब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो बोला है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद मिलने वाली राशि बताइए। तो यहाँ पर के लिए एक और फार्मूला यूज करते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे एन वर्ष बाद मिलने वाली राशि, एन वर्ष बाद मिलने वाली राशि, मिलने वाली राशि। इसके लिए फार्मूला होगा पी मासिक जमा धन, ठीक है, गुणा महीनों की संख्या प्लस इसमें क्या कर देंगे, ब्याज को जोड़ देंगे। ठीक है, ये मासिक जमा धन गुणा महीनों की संख्या प्लस ब्याज। ठीक है, यहां पर पी क्या है, जहां पी होगा, पी हमारा क्या है, मासिक जमा धन, एन होगा हमारा महीनों की संख्या, और आई यहां पर है ब्याज। अब देखो ये जो है महीनों की मासिक जमा धन, महीनों की संख्या प्लस ब्याज। देखो ये कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई प्रश्न बोला है कि कोई अमुक व्यक्ति इतने प्रति माह इतना रुपया इतने दर से इतने दिनों के लिए जमा करता है, तो एन वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद मिलने वाली धन, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें क्या होता है, ब्याज निकालना रहता है। तो ब्याज के लिए फार्मूला पी गुणा आर बटा 100 इंटू एन प्लस 1 बटा 24। ठीक है, तो इस हमको रख देंगे वैल्यू, फिर यहां से हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो बोला 5 वर्ष बाद मिलने वाली धन राशि, तो इसीलिए मैंने लिख दिया एन वर्ष। तो एन इक्वल 1 2 3 जितने वर्ष के लिए बोला रहेगा, तो क्या करेंगे उसके लिए फार्मूला पी गुणा एन प्लस आई, मतलब क्या करना है, मासिक महीनों में जमा की गई राशि को, मासिक मतलब महीना, एन मतलब महीनों की संख्या, तो मासिक जमा धन लिखेंगे, गुणा कर देंगे महीनों की संख्या, और प्लस क्या कर देंगे, ब्याज कर देंगे। तो यहां पर जो हमें मिलेगा वैल्यू, वही क्या होगा, हमारी क्या होगा, मेन आंसर होगा। एन वर्ष बाद मिलने वाली जो हमको आंसर निकालना रहता है, वही क्या प्राप्त होगा, वही पर आंसर प्राप्त होगा। ये हो गया आवर्ती जमा खाते के लिए फार्मूला। अब देखते हैं सावधि जमा खाता के लिए फार्मूला। सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, ए इक्वल पी, ठीक है, 1 प्लस आर बाई 100, ऊपर में हो जाता है आपका टी। ठीक है, या टी को कभी कभी एन भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम कंफ्यूज मत होना, क्या करता है, कभी कभी एन भी लिख देता है। एन मतलब समय होता है, टी भी होता है समय। ठीक है, जहां क्या होगा आपका, ए यहां पर है आपका मिश्रधन, ठीक है, और पी है आपका क्या है, मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन होगा, और आर आपका है यहाँ पर दर प्रतिशत, तो आपको दर प्रतिशत दिया रहेगा, टी है आपका समय, टाइम। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में टी को एन भी लिखता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर टी यहाँ पर एन कैसे लिखा गया है। एन मतलब भी समय होता है, टी भी समय होगा। ठीक है, तो सावधि जमा खाते के लिए ब्याज की गणना के लिए क्या करेंगे, हम ये फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये ए इक्वल पी 1 प्लस आर बटा 100 टी। अब एक और देख लेते हैं, हालांकि इस पर उपयोग नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बचत खाता पर ब्याज की गणना। देखो बचत खाता पर ब्याज की गणना बड़ी आसानी होती है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एसआई से दर्शाते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, पी गुणा आर गुणा करते हैं इसमें टी। ठीक है, कैपिटल आर से लिख सकते हैं, ये हो जाता है टी बटा 100। ठीक है, जहां पी क्या चीज है, पी हमारा होता है मूलधन, जहां पी हमारा है मूलधन, ठीक है, आर हमारा होता है दर परसेंट, और टी जो होता है हमारा ये होता है समय, या इसको बोलते हैं अवधि, अंतराल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बचत खाते के लिए क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। ये हमारा क्या होता है, बेसिक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे हमें 6 माही दिया रहा है तो क्या करते हैं, तिमाही दिया रहा है तो क्या करते हैं, समय और दर में क्या परिवर्तन करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। सावधि और बचत खाता के लिए यदि ब्याज की गणना क्या हो, वार्षिक हो। अगर आपको प्रश्न में दिया रहे जो ब्याज की गणना है वो क्या है, वार्षिक है, तब की स्थिति में हम क्या करते हैं, जो हमारा आर है, या जिसको बोले 10%, ठीक है, तो आर जितना परसेंट दिया रहेगा हम उसको उतना ही परसेंट लेंगे। ठीक है, और जो हमारा समय रहेगा टी जो रहेगा जितना दिया रहेगा उतना ही टी रखेंगे। अगर 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 वर्ष रखेंगे, 5 वर्ष के लिए दिया है तो 5 वर्ष रखेंगे। ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना, जैसे प्रश्न में दिया रहेगा वैसे रखना है। कब, जब ब्याज की गणना क्या हो, अगर आपको वार्षिक दिया है तब। ठीक है, अगर ब्याज की गणना 6 माह हो, ठीक है,
6 माह हो तब की स्थिति में क्या होगा, देखो तब की स्थिति में अगर प्रश्न में क्या है 6 माह को दे दिया, मान लो 1 वर्ष के लिए ब्याज की गणना कीजिए, लेकिन कैसे गणना करना है, 6 माह। तो आप जानते हैं 1 वर्ष में कितने 6 माह होंगे भाई, मतलब 6 माह करने का मतलब 6 माह। तो हम जानते हैं 1 वर्ष में टोटल कितने माह होता है, 12 माह होता है। तो 12 माह में अगर 6 माह में बांटे तो कितने माह हो जाएगा, 2 6 माह हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम क्या करते हैं, जो समय होगा, ठीक है ना, टी मतलब जो हमारा वार्षिक होगा, मान लीजिए कोई समय दिया है, वो कैसा दिया हमको, वार्षिक समय दे दिया है, वार्षिक समय मान लीजिए टी दिया है, ठीक है, कोई टी है, वार्षिक समय क्या दिया हमको, कोई टी दिया, मान लीजिए कोई भी दिया, तो इसको क्या कर देंगे भाई, बटा 2 कर देंगे इसमें। तो जैसे बटा 2 बोलता हूँ जी, बटा 2 नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, बटा 2 नहीं करना, इसको गुणा 2 कर देना है। क्या कर देना हमको, गुणा 2 कर देना है। जो भी अगर दिया रहेगा, अगर कब, जब वार्षिक में समय दे, जब 5 वर्ष, तो 5 में 2 को गुणा करेंगे तो कितने 6 माह होगा, 10 6 माह। तो ऑटोमेटिक वो किस में बदल जाएगा, 6 माह में बदल जाएगा। ठीक है, 6 माह ही हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 वर्ष में कितने 6 माह होता है, 2। तो हम क्या कर देंगे, समय में 2 को गुणा कर देंगे, यदि वार्षिक दिया रहा है उसको किस में बदलना हो, 6 माह में तब। और 8% जो होगा इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर इसको भी वार्षिक में दिया रहता प्रश्न में आपको दिया रहेगा कि 10% वार्षिक है, कि 10% छमाही है, कि 10% क्या है, तो 10% आपको अगर क्या दिया रहा है, वार्षिक दिया रहा है और गणना छमाही करने को बोले। ठीक है, तब क्या करेंगे, 8% को हम क्या करेंगे, इसमें बटा 2 कर देंगे। ठीक है, बटा 2 कर देंगे और इसको फिर रखेंगे 8% को, जो वैल्यू मिलेगा उसको। ठीक है, तब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा 6 माही में बदल जाएगा। ये 10% किस में बदल जाएगा, 6 माही में। ये अब देखते हैं ब्याज की गणना का क्या दिया है, 3 माह दिया है। तो देखो पहले हम समय को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वार्षिक कोई समय है, ठीक है, वार्षिक समय क्या है हमारा, कोई टी है, मान लीजिए ये टी। ठीक है, तो आप सोचो 1 वर्ष की हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, तिमाही की। 1 वर्ष की बात करते हैं, तिमाही, तो पहले तिमाही का समझो, तिमाही मतलब 3 माह। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितने माह होता है, 12 माह। 1 वर्ष में कितने माह हो गए, 12 माह हो गए। तो 1 वर्ष में 12 माह हो गए, तो तिमाही कितने होगा भाई, तो 3 का, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, मतलब कितने होगा, 4 तिमाही होगा। तो क्या करेंगे भाई, कोई भी समय दिया रहेगा, जैसे 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में तिमाही निकालने क्या कर देंगे भाई, उसमें 4 का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 वर्ष में कितने तिमाही होता है, 4 तिमाही। तो क्या करेंगे, 4 तिमाही। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो हमारा वार्षिक में दिया रहेगा वो किस में बदल जाएगा, तिमाही में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जो वार्षिक में दिया रहेगा ऑटोमेटिक किस में बदल जाएगा, हमारा समय वार्षिक परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमको क्या है, वार्षिक अगर क्या रहे, प्रश्न में हमको दर दिया रहे, अब उस दर को हमें क्या करना है, तिमाही गणना करना है, तो दर को भी क्या करना होगा भाई, 3 माह में बदलना होगा अलग अलग। तो इसमें भी क्या कर देंगे, 10% जो होगा हमारा उसको हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो 10% आएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तिमाही 10% बन जाएगा। ठीक है, तिमाही 10%, क्योंकि अगर प्रश्न में आप ध्यान देना, प्रश्न में क्या रहता है, हमेशा वार्षिक दिया रहता है। अगर प्रश्न आपको तिमाही बोल दे, 10% 2% तिमाही है, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको प्रश्न बोले रहे कि 10% क्या हो, वार्षिक हो, लेकिन गणना क्या करना हो, तिमाही, तब की स्थिति में ये करना है। ठीक है, आपको प्रश्न अच्छे से पढ़िए। अगर प्रश्न में 10% को भी तिमाही पहले से दे दिया रहे, तो आपको बटा 4 करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर लिखा रहेगा 10% तिमाही है। अगर 10% क्या रहे, वार्षिक रहे, तब की स्थिति में 10% वार्षिक 10% वार्षिक रहे और गणना आपको तिमाही करना रहे, 6 माही करना रहे, तब की स्थिति में कार्य करना है। अगर आपको 10% पहले से तिमाही और 6 माही दे दी है और गणना भी तिमाही 6 माही बोला, तब हमको ये काम करने की आवश्यकता नहीं। कब करेंगे, जब हमको क्या रहे, हमारा जो 10% और समय क्या रहे, वार्षिक में दिया रहे और गणना करने के लिए 6 माही बोले या तिमाही बोले, तब की स्थिति में ये रूल को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आपके बुक में ये सब रूल फॉलो होगा, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप कॉम्पिटेटिव दृष्टि देखें तो कभी कभी क्या करता है, पहले से दे देता है। ठीक है, तो मैं आपको कॉम्पिटेटिव और प्लस आपके जो बोर्ड एग्जाम है दोनों के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो वार्षिक में दिया गया उसको 6 माही तिमाही में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली से क्या करेंगे, 2 प्रश्न लेंगे, उन दोनों प्रश्नों को, एक मैं एक साविधि से प्रश्न लूंगा, एक आवर्ती से प्रश्न लूंगा, उन दोनों प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे हम
एग्जाम में आएगा तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे तो आप कंटिन्यू क्या करेंगे, आप लिखेंगे, मैं बोलता हूं आपको जरूर ही अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अब आवर्ती जमा खाता पर हम एक प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्नावली से एक से ही लिया गया है। ठीक है, प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए क्या किया, आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की गणना क्या हो, 6% क्या हो, वार्षिक हो, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। 5 वर्ष पर क्या कर रहे हैं, रेशमा जो है पंजाब नेशनल बैंक में क्या करती है, प्रति माह 200 रुपए क्या करती है, जमा करती है। और कितने वर्ष के लिए जमा करती है, 5 वर्ष के लिए जमा, आवर्ती जमा खाता खोला मतलब 5 वर्ष के लिए क्या करेगा, प्रति माह क्या करेंगी वो, 5 वर्ष तक प्रति माह क्या करेगी, 200 रुपए पंजाब नेशनल बैंक में क्या करेगी, वो जमा करेगी। और बैंक क्या करता है, उसको 6% वार्षिक ब्याज दर देता है। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है कि 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले दिया गया है, दिया गया मासिक जमा धन पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दिया गया है, या दिया गया भी लिख सकते हैं, दिया गया है रेशमा द्वारा मासिक जमा धन, यहाँ पहले लिखते हैं रेशमा द्वारा मासिक जमा धन, रेशमा द्वारा मासिक जमा धन पी कितना करता है, कितना जमा करती हो, 200 रुपए। ठीक है, महीनों की संख्या निकाल लेते हैं, महीनों की संख्या एन। ठीक है, एन तो देखो 5 वर्ष दिया है, तो 5 वर्ष में कितने भाई, एक वर्ष में 12 महीना, तो 5 गुणा 12 तो क्या हो जाएगा, 60 माह हो जाएगा। महीनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 60 माह हो जाएगा। ये महीनों की संख्या हो गई। अब निकाल लेते हैं, देखो दर। ठीक है, ब्याज की दर कितना दिया है, ब्याज की दर है R%। कितना दिया यहाँ पर, 6% दे रहा है, वो वार्षिक ब्याज दे रहा है। ठीक है, 6% कौन सा ब्याज दे रहा है हमको, वार्षिक ब्याज दे रहा है। अब तो हमको ज्ञात क्या करना है, 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि। ठीक है, 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, यहां पर लिख सकते हैं वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं कि हम एक फार्मूला जानते हैं। ठीक है, हम फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला, ब्याज के लिए हम उपयोग करते हैं ब्याज बराबर, ठीक है, P गुणा R बटा क्या होता है 100 इंटू n प्लस 1 बटा हमारा हो जाता है 24। ठीक है, यहाँ पर P क्या है, जमा धन है, R क्या है, ब्याज दिया है, n क्या दिया है, महीनों की संख्या दिया है 60। हम वैल्यू रखेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये फार्मूला है हमारा, इससे हम क्या करेंगे, ब्याज निकालना है। ठीक है, ये तो वैल्यू रख दें, पुट द वैल्यू, इस पर क्या करते हैं, मार रखने पर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर से फिर नए सिरे से सॉल्व करता हूं। इस पर वैल्यू रखेंगे आई। ठीक है, ब्याज यहाँ पर क्या, आई इक्वल, तो आई इक्वल हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये पी इक्वल यहाँ पर कितना दिया है 200 गुणा आर कितना हमारे पास 6% बटा 100। ठीक है, यहाँ गुणा होगा, एक महीनों से कितना है 60, इधर क्या हो जाएगा 60 प्लस 1। ठीक है, रख देंगे यहाँ पर वैल्यू और बटा हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर कटा देते हैं, ये कट जाएगा 100 एक कम 100 दूनी 200। ठीक है, डायरेक्ट कटा देते हैं, यहाँ पर चाहे तो ये भी कर सकते हैं, 24 से अगर हम इसको कटाएं तो ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी क्या होगा 24 और ये क्या होगा 12 पंचे 60, ये 5 हो गया। इसको यहाँ से भी कटा सकते हैं, 2 एक कम 2 दिया। ठीक है, अब गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा, इधर हो जाएगा 60 एक हो जाएगा 61 आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा 60 एक हो जाएगा आपका 61। सर ये छूट गया, देखो ये 5 छूट गया, 5 को भी लेना है, ये हो जाएगा आप 61। ठीक है, 5 गुणा 61 और बटा नीचे हो गया आपका 1 आ गया, कुछ नहीं है, बस इतना का हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 3 दूनी 6 और 6 पंच हो जाएगा 30, तो गुणा हो जाएगा ये 61। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 और 6 18, ये आ जाएगा 630 रुपये।
₹630 हमें मिल गया, सॉरी 630 बोलता हूँ, ₹1830 हमें मिल गया ब्याज। ठीक है, ये मिल गया ब्याज। फिर आपको बता दें कितने वर्ष के निकालना है, प्रश्न हमें कितने वर्ष के दिया है, 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि ज्ञात करना है। तब उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, n वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि। तो यहाँ पर हमें कितने वर्ष निकालना है, 5 वर्ष। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि, 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, P गुणा हमको करना है n प्लस क्या करना है I। तो यहाँ पर P क्या है हमारा, जमा मासिक जमा धन है, n क्या है महीनों की संख्या है, और I क्या है हमारा ब्याज है। तो यहाँ पर तो मिल गया है, मैंने पहले लिखा था, आप चाहे तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं इनकी वैल्यू को। मेरे को याद है, मैं याद है तो मैं लिख देता हूँ। P हमारा मासिक जमा धन कितना है, 200 है, महीनों की संख्या कितनी है, 60 है, और प्लस यहाँ पर ब्याज कितना है, ₹1830 है। ठीक है, तो ये 200 का 600 के साथ जो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 प्लस ये हो गया 1830, दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 0 1, ये हो जाएगा सॉरी जी, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है। ये देखो जब 200 गुणा 600 खाते तो 3 दूनी 6 हो गए, सॉरी 6 दूनी 12 हो गए, ये 12,000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1830। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0, ये 3 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो जाएगा, और 2 और 1 हो जाएगा 3, और ये हो गया ये, यानी ₹13,830। ठीक है, ₹13,830। हाँ ठीक है, ठीक है, उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 5 वर्ष। ठीक है, लिख सकते हैं, चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, रेशमा को 5 वर्ष बाद ₹13,830 मिलेगा। ठीक है, रेशमा को 5 वर्ष बाद कितना मिलेगा, ₹13,830 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आवर्ती जमा खाता के लिए हम n वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको कभी कभी प्रश्न में क्या होता है, दर भी पूछता है, तो आप दर वाले जो प्रश्न है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आपको सब दिया जाएगा, बस उसमें दर ज्ञात करना रहेगा। तो इसी प्रकार जो अन्य भी प्रश्न दिए गए हैं उनको आप क्या करें, घर में प्रैक्टिस करें। अब हम देखते हैं, ये आवर्ती खाता के लिए हो गया। अब एक प्रश्न देखते हैं, सावधि खाता के लिए हम कैसे क्या करते हैं, दी गई वैल्यू को कैसे रखते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न है आपके प्रश्न वाली 1 से ही प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न क्या है, किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज की गणना तिमाही संयोजित होती है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पर क्या करता है, किशन इलाहाबाद जो बैंक में, उसमें क्या करता है, 20,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, सावधि खाता खुलवाता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट करता है, कितने दिनों के लिए, 1 वर्ष के लिए, और उसकी ब्याज की गणना क्या होती है, वार्षिक ब्याज की गणना है। लेकिन प्रश्न हमें क्या दे रहा है, तिमाही संयोजित होती है। ब्याज की गणना देखो यहाँ पर क्या दिया हमको, वार्षिक दिया है, लेकिन संयोजित कैसे करना है, हमें तिमाही करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख देंगे दिया गया मूलधन। ठीक है, मूलधन दिया गया है, क्या दिया गया, पहला देखो मूलधन दिया गया, मूलधन जिसको हम बोलते हैं P। मूलधन क्या दिया गया, यहाँ पर 20,000, ये 20,000 रुपया हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर दर क्या है, दर परसेंट आपको 16% क्या है, वार्षिक है, 16% वार्षिक। लेकिन हमको गणना कैसे करना है, तिमाही करना है। तो क्या होगा भाई, मैंने आपको पहले बताया था, इसको क्या कर देंगे हम, 4 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 4% क्या हो जाएगा, ये तिमाही हो जाएगा। ठीक है, तिमाही में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे भाई, 4 से भाग देंगे, 4% तिमाही, मतलब हमारा दर जिसको हम बोलते हैं R%। ठीक है, या स्मॉल r भी लिखते हैं ऐसे, R%। ये दर R% कितना हो जाएगा हमारा, 4% रहेगा, क्योंकि हम तिमाही संयोजित कर रहे हैं। ठीक है, समय हमारा यहाँ पर T, समय T क्या दिया है, 1 वर्ष दिया है,
लेकिन भाई गणना कैसे करना है, हमको तिमाही गणना करना है। तो एक वर्ष में कितने तिमाही होता है, तो हम जानते हैं 4 तिमाही। एक पूरा 4 करें तो भी ठीक है, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 तिमाही, या मैं जो बताया हूँ उसके थ्रू अगर सॉल्व करना चाहे तो वर्ष में क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया 4 से, तो टी इक्वल हो गया 4 तिमाही। ठीक है, अब हमको यहाँ पर बताना है कि किशन को एक वर्ष बाद कितना धन राशि मिलेगी जब तिमाही संयोजित होगी। तो यहाँ पर हमको ये बताना है, क्या निकालना है, हमको मिश्र धन निकालना है लास्ट में। ठीक है, मिश्र धन की गणना करना है। ठीक, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि आप लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम एक जानते हैं कि क्या, कि ए इक्वल क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, ए इक्वल टी इंटू क्या होता है 1 प्लस आर बटा क्या होता है 100 टी। ठीक है, ये हमको एक फार्मूला होता है, ये हमारा एक फार्मूला होता है। ये क्या पर, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर मिश्र धन है। आप चाहे तो ऐसे फार्मूला करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू। अब इस फार्मूला में हमको क्या करना है, हमारी जो दी गई वैल्यू है उसको क्या करना है, रखना। वैल्यू को हम रखेंगे, देखो हमको ए तो ज्ञात करना है, ए इक्वल पी यहाँ पर दिया 20,000, तो रख देंगे 20,000 इंटू देखो 1 आर, आर हमारा कितना दिया यहाँ पर, ये 4% रखना है, 4 बटा क्या हो जाएगा 200। ठीक है, और टी समय क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगा, एक वर्ष में 4, तो समय 4 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल ये हो जाएगा 20,000 गुणा, देखो 1 प्लस कटाना है तो कटा सकते हैं, 4 एक कम 4 दूनी 4 5 6 25 आ गया, ये एक बटा हो जाएगा 25 बटा ये हो जाएगा 20,000। अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो 1 प्लस 1 बटा 25 से क्या हो जाएगा 25, एक हो जाएगा 26, तो 26 बटा ये हो जाएगा 25। ये भिन्नों के योग से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 20,000 गुणा ये 26 का कितनी घात है 4, माने 26 बटा 25 का 4 बार गुणा करूंगा। ठीक है, ये 26 बटा 25 का क्या करूंगा 4 बार गुणा करूंगा। ठीक है, ये तो जब इसको मैं जब पूरा कैलकुलेट करूंगा तब ये हमारा आ जाएगा 23,397.17 आ जाइए आपका 17। ठीक है, ये 17 रुपया। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, भले देख कर लिख रहा हूँ, लेकिन आप क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि आपका एग्जाम में तो देखने को नहीं मिलेगा, आपको खुद ही करना है। तो पहले क्या करोगे आप, इस पे पहले कोशिश करना, इसको इसके कटाना, इससे इसको कटाना, इससे इसको कटाना, फिर जो जिससे कटेगा जहां तक कटेगा, बुरा मत करना आप कभी भी। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप जितना कटता है पहले उतना कटाना है। कभी भी भिन्न वाला अगर गुणा है तो जितना आपको कटता है पहले उतनों को आपको क्या कर देना है, कटा देना है। ठीक है, पूरा कटाने के बाद जो बच जाएगा उसको आपको गुणा करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देख के लिख दिया हूं, लेकिन आपको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने का आसान तरीका है, जितना कटता है पहले उसको कटाओ, उसके बाद फिर गुणा करना है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 23,397.17 रुपए। ठीक है, ये हो गया। तो उत्तर हमारा मिल जाएगा, किशन को एक वर्ष बाद 23,397.17 रुपए प्राप्त होगा। ठीक, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सावधि खाता के लिए ब्याज की गणना कर सकते हैं। जैसे इसमें तिमाही दिया और 6 माही दिया रहा, तो आप 6 माही गणना की है। अगर तिमाही दिया रहा, तिमाही की गणना की है, जैसे आपको प्रश्न में दिया रहा उस प्रकार आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आवर्ती खाता के लिए और सावधि खाता के लिए ब्याज की गणना कर सकते हैं। आप पूरे शुरू से एंड तक देखिए, जो बैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन है इससे हट के नहीं आएगा। ठीक है, भले इसमें टाइप चेंज होगा, क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप क्या रहता है, यही टाइप का रहता है। तो ऐसे ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, और सॉल्व कर करके आप देखें, आपको जरूरी बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, तो बैंकिंग में बस इतना ही। आप छोटे छोटे परिभाषाओं को देखिए, क्योंकि छोटे छोटे परिभाषा कभी कभी पूछते हैं, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जरूर ही बहुत आसानी से ये आपका जो प्रश्न है ये बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।